नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस कक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र अद्यतन काव्य के अंतर्गत आज की कक्षा का प्रकरण है कविता अंतर, जो कि कवि त्रिलोचन शास्त्री द्वारा विरचित एक सुप्रसिद्ध सोनेट है। सोनेट अर्थात चतुष्पदी लिखने में त्रिलोचन शास्त्री सिद्धहस्त माने गए हैं। अंग्रेजी साहित्य के इस छंद का हिंदी में प्रथम प्रयोग इनके द्वारा ही किया गया। इस चतुर्दशपदी अर्थात सोनेट को लिखने में त्रिलोचन का कोई सानी नहीं है और इन्होंने अपनी अधिकांश कविताएं इस छंद के अंतर्गत रची हैं। प्रस्तुत कविता में कवि कालक्रम के अंतर के कारण आए पीढ़ियों के रुचि एवं स्वभाव में जो बदलाव आता है, उसको देखते हुए प्रत्येक युग का मूल्यांकन उस युग की प्रवृत्तियों के आधार पर करने का आग्रह करते दिखाई देते हैं। इसमें कवि तुलसी और स्वयं त्रिलोचन दोनों कवियों के मध्य आने वाले अंतर का विवेचन करते दिखाई देते हैं। इसके मूल में जो कारण है वह यह है कि कवि लोगों को यह बताना चाहता है कि किसी एक कवि या एक युग की बातें उनकी तुलना दूसरे युग के कवि और उसकी प्रवृत्तियों से करना सर्वथा अनुचित है, क्योंकि प्रत्येक युग की अपनी मांग होती है, प्रत्येक युग की अपनी प्रवृत्तियां होती हैं जो उस युग का उपजीव्य होती हैं। उनको दूसरे युग के साथ तुलना करना सर्वथा असंगत है। तो चलिए पढ़ते हैं त्रिलोचन की कविता अंतर। प्रस्तुत सोनेट में त्रिलोचन कह रहे हैं कि तुलसी और त्रिलोचन में अंतर जो झलके वे कालांतर के कारण है, कि अर्थात तुलसी ने अपने युग की प्रवृत्तियों को, अपने युग के स्वर धारा को सुनकर जो बातें कही थी वो उस युग के सर्वथा अनुकूल थी, और त्रिलोचन जो बात कह रहे हैं उनकी कविता का जो स्वर है वो आज की युग विशेष और प्रवृत्तियों के आधार पर कहा गया है। अर्थात तुलसी और त्रिलोचन दोनों ही ता से हैं, ता वर्ग से दोनों ही कवियों का नाम है तुलसी और ता से ही त्रिलोचन। कि तुलसी और त्रिलोचन में अंतर जो झलके हैं वे कालांतर के कारण है, समय के कारण। समय जो है वो एक व्यक्ति को क्या से क्या बना देता है। किसी एक युग में जो चीज़ें उस समय के अनुकूल होती हैं, दूसरे युग में आवश्यक नहीं कि वही प्रवृत्तियाँ लोगों को अपने सर्वथा अनुकूल लगें। जैसे किसी एक समय में बाल विवाह प्रचलित था, उस युग में लोगों को वो अनुकूल लगता था, परंतु यदि आधुनिक काल के हिसाब से देखें, समय के सापेक्ष देखें, तो वो प्रवृत्ति बिल्कुल एकदम सर्वथा प्रतिकूल है, कि लोग उसको बिल्कुल भी जो है वो पसंद नहीं करते। आज के समय से वो प्रवृत्ति जो है वो हट चुकी है, चलन से बाहर हो चुकी है। तो प्रत्येक युग की अपनी प्रवृत्तियां हैं, अपने चलन हैं, उस युग की मांग और आवश्यकता के अनुसार वो कार्य, क्रियाकलाप या कविता भी चलती है। तो कालांतर अर्थात समय के प्रवाह के कारण तुलसी और त्रिलोचन दोनों की कविताओं में अंतर आ गया है। देश वही है, भारत देश तब भी था और भारत देश आज भी है। अर्थात जिस समय तुलसी भक्ति काल में राम की कथा, सत्यशील सौंदर्य का संदेश दे रहे थे, तब भी ऋषियों और मुनियों और ज्ञान गुरु वही भारत देश था। और आज जब त्रिलोचन धरती के पुत्र बनकर किसानों के स्वर को वाणी दे रहे हैं, मजदूरों के जीवन को अपनी कविताओं में जगह दे रहे हैं, तब भी देश वही है। लेकिन तुलसी ने जब जब जो बात कही है उसे समझना होगा संदर्भों में कल के, कि भाई
जरूरी नहीं तुलसी ने जो बात तब कही थी वो आज भी हमारे लिए संगत हो। अर्थात तुलसी ने जो बात कही थी उसे हमें कल की अर्थात अतीत के समय की, अतीत की पृष्ठभूमि से जोड़कर देखना होगा, उसे कल के संदर्भों में देखना होगा। परंतु तुलसी का कल, वह कल कब का बीत चुका है। आंखें मल के जरा देखिए इस घेरे से कहीं निकल के, कि त्रिलोचन कह रहे हैं भाई वो तो कल की बात थी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलके नई कहानी। तो वो तो भाई तुलसी के द्वारा कही गई बातें कल के संदर्भों से जोड़कर देखनी चाहिए। और वो कल, वो तो कब का बीत चुका कि पहले के समय में स्त्रियों को शिक्षा देना अनुचित समझा जाता था, उन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। परंतु आज लोगों में नई चेतना का जो है वो संचार हुआ है और हर व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपनी इस बच्ची को शिक्षित करना चाहता है, उसे उसके पैरों पर खड़ा करना चाहता है। तो जो चीज़ें कल प्रचलित थी वो आज प्रचलित नहीं है। क्यों? क्योंकि आज लोगों के अंदर अलग जागरूकता आ गई है, लोगों की अंतर्दृष्टि बदल चुकी है, लोगों की विचारधारा बदल चुकी। तो त्रिलोचन कह रहे हैं कि वह कल तो कब का बीत चुका है, आंखें मल के जरा देखिए इस घेरे से कहीं निकल के, कि जो हमने अपने चारों ओर एक घेरा बना लिया है, एक मजबूत दृढ़ दुर्ग बना लिया है, हमें उससे बाहर निकलना चाहिए। कि भाई ये तो समय है, लगातार बीतता जा रहा है और जो बातें आज कही जा रही हैं आने वाले कल में वो संगत प्रतीत नहीं होंगी। कि यदि हम उसको उस समय की प्रवृत्तियों से मेल खाकर मिलाकर देखेंगे, जोड़कर देखेंगे, तो वो हो सकता है कि अनुपयोगी सिद्ध हो जाए, उपयोगी ना हो लोगों के लिए, तो लोग उनको भी छोड़ देंगे। तो पहली स्वर धारा सांसों में कहाँ रही है कि कवि जो है वो कालक्रम के घेरे से बाहर निकलने का सुझाव देते हुए कहता है कि अब पहले वाली बात, पहले वाली स्वरधारा, पहले वाली विचारधारा लोगों के अंदर कहाँ रही है। वह समय तो ना जाने कहाँ चला गया है, वह कहाँ जा चुकी है चेतना लोगों की। धीरे धीरे इधर से किधर आज बही है कि ये जो अंतर आया है ये अनायासी नहीं आया है, धीरे धीरे लोगों की चेतना, विचारधारा और बुद्धि परिवर्तित होते हुए, विकसित होते हुए, बदल करके आज इस जगह पर आके खड़ी हो गई है। क्या इस घटना पर आंसू ही आंसू ढलके? परंतु हर घटना के दो पक्ष होते हैं। प्रत्येक जो है वो विकास, प्रत्येक जो है वो बदलाव बुरा ही नहीं होता है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ अच्छाई भी छिपी होती है। तो यदि कल का जो बातें थी, जो कल की विचारधारा थी वो आज नहीं रही, तो हमें इस पर आंसू ढलकाने नहीं चाहिए, अर्थात इस पर सिर्फ लकीर का फ़कीर नहीं पीटनी चाहिए, बल्कि हमें तो आज के संदर्भों में जीते हुए आज की विचारधारा को ले करके चलना चाहिए। त्रिलोचन कह रहे हैं और त्रिलोचन के संदर्भों का पहनावा युग ही समझे, तुलसी को भी नहीं सजेगा। कि यदि हम आज त्रिलोचन की कविता, त्रिलोचन की स्वरधारा, त्रिलोचन की विचारधारा को यदि तुलसी की कविता पे ढाल देंगे तो वो वहाँ पर भी नहीं सजेगा, संगत नहीं प्रतीत होगा। तो कह रहे हैं कि भाई तुलसी ने जो बात कही वो अपनी परिस्थितियों, अपने काल के अनुसार कही, और त्रिलोचन जो बात कह रहे हैं वो अपने काल, अपनी विचारधारा, अपने युग की परिस्थितियों के अनुसार कह रहे हैं। अर्थात दोनों को जोड़ करके नहीं देखा जा सकता है। उस युग की मांग जो थी वो तुलसी ने कहा था, इस युग की जो मांग है वो त्रिलोचन कह रहे हैं। तो सुखद हास्य रस हो जाएगा। कवि अपने समय की विसंगतियों का विवेचन करते हुए कहते हैं कि भाई त्रिलोचन के समय की परिस्थितियों को तो उनका ही युग समझ सकेगा, और यदि वे समय, ये परिस्थितियां तुलसी के सामने भी उपस्थित हो जाएं तो वे भी इस विषमता से भरे जीवन में सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे। अर्थात तुलसी को यह पहनावा नहीं सजेगा, सुखद हास्य रस हो जाएगा। और कवि कहता है ये तो सुखद हास्य रस हो जाएगा, अर्थात गंभीरता की तो बात छोड़ो, ये तो हंसी ठिठोली की बात हो जाएगी। तो आज का जीवन कुछ और है और कल का जीवन कुछ और था। जीवन आपका फुटकर मेल दिखाकर भी कुछ और बनावा रखता है।
त्रिलोचन कह रहे हैं कि भैया आज के समय में तो आज की ही बातें करना तर्कसंगत है, बीते कल के साथ यदि हम आज का सामंजस्य बैठाने का प्रयास करें तो वो नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि युग और परिस्थितियां बदलते ही लोगों की विचारधारा भी बदल जाती है और कविता युग और परिस्थितियों की मांग के अनुसार ही लोगों का मनोरंजन करती है, उनके सामने एक नई विचारधारा को रखने का कार्य करती है। अब साज पुराना नहीं बजेगा। त्रिलोचन कहते हैं कि भैया कल की बात छोड़ो, अब पुराना साज नहीं बजेगा, अर्थात आज के समय में आज के स्वर से मेल खाने वाला साज बजेगा, अर्थात वही कविता, वही मूल्य, वही बात चल पाएगी जो आज की परिस्थितियों से तादाम्य बैठाए पाएंगी। अब साज पुराना नहीं बजेगा, उसके मन का मान चाहिए सबको सबका। तो त्रिलोचन कह रहे भैया बीते कल के साथ आज का सामंजस्य नहीं बन पाएगा। और अंत में वो कहते हैं कि सबको सबके हिस्से का मान मिलना चाहिए, अर्थात तुलसी को उनके युग के अनुसार उनका सम्मान देना यथेष्ट है, तो त्रिलोचन को भी आज के युग के अनुसार बात कहने के लिए उनके हिस्से का मान देना अवश्यंभावी जरूरी है। अर्थात कि सम्मान सभी को चाहिए हो, चाहे वो कल का कवि हो या आज का व्यक्तित्व। अर्थात केवल कल के व्यक्तित्व का गुणगान करते करते आज के व्यक्तित्व को भुला देना कहीं से भी तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पे कवि तुलसी और त्रिलोचन के अंतर के बहाने युगों, परिवेश और परिस्थितियों में आने वाले अंतर को व्याख्यायित करने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। अर्थात कवि कह रहे हैं कि कवि चाहे वो किसी भी युग का हो, अपने युग की बात कहने के लिए स्वतंत्र है और उसकी बात को उसके युग, उसकी परिस्थितियों के अनुसार जोड़ कर देखा जाना चाहिए और प्रत्येक काल के अनुसार उस कवि को उसके हिस्से का सम्मान जरूर मिलना चाहिए, नहीं तो उसकी प्रतिभा कुंठित हो जाएगी। तो कहते हैं ना कि प्रतिभा को उन्नत बनाने के लिए, उसको खोल कर सामने लाने के लिए उसके हिस्से का सम्मान अवश्य मिलना चाहिए, और यही मांग उठाते हुए त्रिलोचन यहाँ दिखाई देते हैं। तो बड़ी ही सुंदर कविता है जिसमें तुलसी और त्रिलोचन के माध्यम से प्रतीकात्मक शैली में कवि ने प्रत्येक युग की अलग अलग अनिवार्यता को सामने लाने का प्रयास किया है। और कहते हैं ना कि ओल्ड ऑर्डर चेंज टेकन प्लेस टू न्यू, कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यदि हम एक ही चीज़ को लिए बैठे रहेंगे तो क्या होगा? हमारा विकास रुक जाएगा और हम जड़ हो जाएंगे। बदलाव, गति जीवन का सौंदर्य है और जीवन के सौंदर्य को निरंतर प्रवाहमान होते रहने देना चाहिए। धन्यवाद।